नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 9 अक्टूबर 2024। हम लोग 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस जो है प्रतिवर्ष आपको 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? यह आपको प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका मनाने का उद्देश्य जो है डाक सेवाओं के महत्व और उनके वैश्विक संचार में योगदान को उजागर करना है। ठीक है, 9 अक्टूबर का दिन क्यों चुना गया है? तो 9 अक्टूबर का दिन इसीलिए चुना गया है क्योंकि इसी दिन 1874 में स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 9 अक्टूबर का दिन जो है इसीलिए चुना गया है क्योंकि 1874 में स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई। आइए हम लोग जान लेते हैं भारत में डाक की शुरुआत कब से होती है और राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में जो है राष्ट्रीय डाक दिवस जो है प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 31 मार्च 1774 को कलकत्ता में डाकघर की स्थापना की थी और 1766 में लॉर्ड क्लाइव ने देश में पहली बार डाक व्यवस्था स्थापित किया था। तो पहली बार जो है डाक व्यवस्था स्थापित होती है कब? तो 1766 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार जो है कलकत्ता में डाकघर की स्थापना होती है, यह कब करती है? यह जो है आपको 1774 में करती है। यह व्यवस्था है और यह जो है डाकघर केवल डाकघर है। डाकघर की स्थापना कब होती है? 1774 में। और पहली डाक व्यवस्था कब स्टार्ट होती है? तो 1766 में स्थापित होती है। और 1774 में वारेन हेस्टिंग्स ने इस व्यवस्था को और मजबूत करता है। ठीक है, भारत में जो है डाक सेवा की स्थापना, भारतीय डाक सेवा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय डाक सेवा की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1854 को मानी जाती है। तो भारतीय डाक सेवा की स्थापना कब मानी जाती है? 1 अक्टूबर 1854 को। और उस वक्त भारत में वायसराय कौन रहते हैं? तो उस वक्त जो है तत्कालीन वायसराय कौन रहते हैं? लॉर्ड डलहौजी रहते हैं। तो डलहौजी के शासनकाल में ही भारतीय डाक सेवा की स्थापना होती है। और हम लोग जब कोई भी चिट्ठी लिखते हैं या किसी को पता देते हैं तो उनमें एक पिन कोड बताते हैं। तो पिन कोड क्या है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और यह कब से भारत में स्टार्ट होता है। पिन कोड का मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्या होता है इसका अर्थ? तो पिन कोड का अर्थ होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। और यह जो है 15 अगस्त 1972 को केंद्रीय संचार मंत्री में एक अतिरिक्त सचिव श्रीराम भिकाजी वेलनकर ने, ठीक है, 6 अंकों की पिन प्रणाली शुरुआत की थी। तो किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? तो भिकाजी, श्रीराम भिकाजी वेलनकर, इसके द्वारा जो है 6 अंकों की पिन प्रणाली शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस जो है प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद जो है भारतीय वायुसेना के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिन भारतीय वायुसेना के उन सभी बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। भारत का राष्ट्रपति जो है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो भारत का राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। तो भारतीय वायुसेना जो है विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। भारतीय वायुसेना का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। आजादी के बाद 1 अप्रैल 1954 को सुब्रतो मुखर्जी को भारतीय वायुसेना का पहला वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो भारतीय वायुसेना के
वर्तमान प्रमुख जो है एयर मार्शल एपी सिंह है। भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो एयर मार्शल एपी सिंह है। जब वायुसेना का नाम आता है तो हम लोग थल सेना और नौसेना के बारे में भी देख लेते हैं। तो भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस जो है हर साल प्रतिवर्ष जो है आपको 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस मनाया जाता है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस जो है आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो भारतीय थल सेना दिवस आपको 15 जनवरी को मनाया जाता है। और भारतीय थल सेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो प्रमुख भी याद रखिएगा। तो भारतीय थल सेना के वर्तमान में प्रमुख जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। और भारतीय नौसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं। तो याद रखिएगा भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। और भारतीय नौसेना दिवस जो है आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारतीय वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो एयर मार्शल एपी सिंह है। और भारतीय थल सेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। और भारतीय नौसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार अमेरिका के वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को दिया गया है। इस साल का नोबेल पुरस्कार जो है वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया है। ठीक है, तो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया है। किन्हें दिया गया है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को दिया गया है। माइक्रो आरएनए जो है एक छोटा अणु है जो जीन गतिविधि को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये आपको वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस है और गैरी रूबकुन का है। ये जो आप देख रहे हैं ये विक्टर एम्ब्रोस है और यह जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये गैरी रूबकुन की तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो फिजिक्स के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार जियोफ्री हिंटन और जॉन हॉपफील्ड को दिया गया है। वर्ष 2024 के भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की घोषणा हो गई है और इस वर्ष जो है यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जियोफ्री हिंटन और जॉन हॉपफील्ड को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने यह घोषणा की है। जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन को मशीन लर्निंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोजों के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये जियोफ्री हिंटन की तस्वीर है और साथ में जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है ये जॉन हॉपफील्ड की तस्वीर है। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है जो एक स्वीडिश वैज्ञानिक और उद्योगपति थे और उन्होंने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। नोबेल प्राइज पहली बार जो है 1901 में प्रदान किया गया था। नोबेल प्राइज कब से स्टार्ट होती है? तो नोबेल प्राइज जो है 1901 से स्टार्ट होती है और यह पुरस्कार जो है भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में दिया जाता है। किस क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल प्राइज? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में दिया जाता है। तो कुल 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। शांति का पुरस्कार जो है ओस्लो, नॉर्वे में और बाकी पुरस्कार जो है आपको स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं। तो शांति का पुरस्कार कहां से दिया जाता है? तो यह जो है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से प्रदान किया जाता है, जबकि बाकी और जो 5 पुरस्कार है आपको स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं। अक्टूबर में इनकी घोषणा होती है। इस पुरस्कार की जो घोषणा है अक्टूबर में होती है और 10 दिसंबर को जो है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर जो है यह पुरस्कार 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जर्मनी में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जर्मनी में जो है भारत के नए राजदूत अजीत विनायक गुप्ते को नियुक्त किया गया है।
वर्तमान में जो है मिस्र में ये भारत के राजदूत हैं। ठीक है, तो वर्तमान में मिस्र में भारत के राजदूत हैं और इन्हें ही जर्मनी का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो जर्मनी का अगला राजदूत कौन होगा? तो अजित विनायक गुप्ते होंगे। और नाम आता है जर्मनी का, तो जर्मनी के हम लोग बारे में देख लेते हैं। तो जर्मनी की राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और जर्मनी में कौन सी मुद्रा चलती है? तो जर्मनी में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है यूरो मुद्रा है। और जर्मनी के वर्तमान में चांसलर कौन है? तो जर्मनी में वर्तमान में चांसलर जो है ओलाफ शोल्ज हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये अजित विनायक गुप्ते हैं और इन्हीं को जो है जर्मनी में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस में जो है भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? संजीव सिंगला को नियुक्त किया गया है। संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और यह जो है वर्तमान में इजराइल में भारत के राजदूत हैं। तो सिंगला जो है, संजीव कुमार सिंगला वर्तमान में किस देश में है भारत के राजदूत? यह जो है इजराइल में है और इन्हें ही फ्रांस का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और नाम आता है फ्रांस का, तो फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और फ्रांस की मुद्रा का क्या नाम है? तो फ्रांस में भी जो है यूरो मुद्रा चलती है। और फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रांस में जो है राष्ट्रपति उसका नाम है इमैनुअल मैक्रोन है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये संजीव सिंगला की तस्वीर है और इन्हें ही फ्रांस का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? निजुत मोइना योजना जो है असम सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण पहल करते हुए निजुत मोइना योजना के तहत जो है मासिक वित्तीय सहायता वितरण शुरू किया है। तो निजुत मोइना योजना के तहत जो है मासिक वित्तीय सहायता योजना शुरू किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो निजुत मोइना लाया क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य जो है उच्च शिक्षा में लड़कियों की नामांकन को बढ़ाना है। असम में मैट्रिक के बाद लड़कियों की शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाना है। लड़कियों के बीच ड्रॉप आउट की दर को कम करना है। राज्य का कुल नामांकन जो है अनुपात बढ़ाना है। बाल विवाह की सामाजिक बुराई को समाप्त करना है। और नाम आता है असम का, तो असम के हम लोग बारे में देख लेते हैं। तो असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। और राज्यपाल कौन है असम के वर्तमान में? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें आती है असम से? तो 14 सीटें आती है। और राज्यसभा की 7 सीटें असम से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? बीसीसीआई ने जो है एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष शरद कुमार को नियुक्त किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी शरद कुमार को जो है अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया प्रमुख नियुक्त किया है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये शरद कुमार की तस्वीर है और इन्हें ही बीसीसीआई ने एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी महाकुंभ मेला 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आगामी महाकुंभ मेला 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप जो है योगी आदित्यनाथ के द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी महाकुंभ 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है। इस लोगो में जो है धार्मिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक अमृत कलश को दर्शाया गया है। तो इस लोगो में जो है धार्मिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक अमृत कलश को दर्शाया गया है, जो समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के विशेष महत्व को दर्शाने के लिए लोगों में त्रिवेणी के संगम को भी प्रमुख रूप से दिखाया गया है। लोगों में जो है त्रिवेणी के संगम को भी प्रमुख रूप से दिखाया गया है, जहां गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का संगम होता है। और 2025 में जो है महाकुंभ कहां पर होने वाला है? तो 2025 में महाकुंभ प्रयागराज में होने वाला है। महाकुंभ जो है
हर 12 साल में लगता है। तो महाकुंभ कब लगता है? तो महाकुंभ आपको हर 12 साल में लगता है। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार और तीर्थ है। महाकुंभ का आयोजन जो है 4 प्रमुख नदी तटों पर होता है। तो महाकुंभ का जो है आयोजन आपको 4 प्रमुख नदी तटों पर होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कहां कहां पर होता है। तो इलाहाबाद में होता है, और इलाहाबाद में जो होता है किस नदियों के तट पे होता है? तो यह जो है गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पे होता है। और हरिद्वार में होता है दूसरा। तो हरिद्वार में कौन सी नदी है? तो यहाँ आपको पता है कि गंगा नदी के तट पर। और नासिक में आपको गोदावरी नदी के तट पर, और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर। तो 4 जगह पर होता है, और यह जो है 12 साल पर इसका आयोजन किया जाता है। चारों जगह जो है 12 साल पर इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ईरानी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जो है मुंबई के द्वारा जीता गया है। ईरानी कप एक प्रथम श्रेणी का घरेलू टूर्नामेंट है जो लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ईरानी कप आमतौर पर भारतीय क्रिकेट सत्र की शुरुआत में खेला जाने वाला पहला घरेलू प्रतियोगिता है। वर्तमान में जो है रणजी ट्रॉफी चैंपियन टीम और शेष भारत टीम के साथ जो है मैच खेलती है। इसमें जो है किसमें मैच होता है ईरानी ट्रॉफी में? इसमें जो है आपको रणजी ट्रॉफी की जो विजेता टीम होती है और शेष भारत टीम के बीच जो है इसमें मैच खेला जाता है। और इस साल 2023-24 सत्र के रणजी चैंपियन मुंबई ने अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में शेष भारत का सामना जो है किया, जिसका नेतृत्व जो है ऋतुराज गायकवाड़ ने किया था। तो मुंबई टीम के कप्तान कौन थे? तो मुंबई टीम के कप्तान जो है अजिंक्य रहाणे थे, जबकि शेष भारत टीम के कप्तान कौन थे? तो ऋतुराज गायकवाड़ थे। शेष भारत जो है ईरानी कप के इतिहास में सबसे सफल टीम है। शेष भारत जो है ईरानी कप के इतिहास में, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर इतिहास की बात कर रहे हैं। इतिहास में सबसे सफल टीम कौन सी है? तो शेष भारत, जिसने अब तक जो है खेले गए 61 फाइनल में 26 बार इसे जीता है, जबकि मुंबई ने जो है इसे 16 बार जीता है। तो मुंबई कितनी बार ईरानी ट्रॉफी जीता है? तो 16 बार जीता है, जबकि शेष भारत जो है आपको 26 बार जीता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मुंबई टीम के विजेता खिलाड़ियों की तस्वीर है, और इन्हीं के द्वारा ईरानी ट्रॉफी इस बार जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जो है कोको गॉफ जीती है। अमेरिका की कोको गॉफ ने चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कोको गॉफ ने चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा को 6-1, 6-3 से हरा दिया। कोको गॉफ का इस वर्ष का यह दूसरा और कुल 8वां खिताब है। तो कोको गॉफ का जो है इस वर्ष का यह दूसरा और कुल 8वां खिताब है। कोको गॉफ 14 साल में सबसे कम उम्र की चाइना ओपन चैंपियन बनी है, ठीक है। तो कोको गॉफ जो है 14 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की चाइना ओपन चैंपियन बनी है। सेरेना विलियम्स के बाद टूर्नामेंट जीतने वाली दूसरी अमेरिकी खिलाड़ी भी हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये कोको गॉफ की तस्वीर है, और इन्हीं के द्वारा 2024 का चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता गया है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था, पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो पीएम मोदी के द्वारा जो है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत आपको झारखंड राज्य से किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? झारखंड हो जाएगा। और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में पूरे विस्तार से बताया था, और जिन्होंने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे हैं उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी के द्वारा जो है किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे कि आपको प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे।
चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।